Assalamualaikum students. My name is Usman Javed. Today is our lecture number 5 of chapter number 5. हमने अपने लास्ट के लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि किस तरह से केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो बैलेंस होती हैं। हमने दो तरह की इक्वेशन को जिक्र किया था, एक बैलेंस थी, एक अनबैलेंस इक्वेशन थी। उसकी हमने एग्जांपल दोनों की पढ़ी थी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। उसका हमने एक मेथड जो है वो डिस्कस किया था, जो कि ट्रायल एंड एरर मेथड था। फिर उसी मेथड के हमने 5 स्टेप्स भी डिस्कस किए थे कि किस तरह से हमने अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है। जैसे कि पहले हमने एक इक्वेशन राइट करनी है, उसको काउंट करना है, एलिमेंट्स को काउंट करने के बाद हमने उसमें जो है वो एक ही छोटे छोटे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है और एक वक्त में एक ही एलिमेंट से हमने डील करना है और फिर हमने ऐसा तमाम एलिमेंट से डील करना था। तो इस तरह से एक अनबैलेंस इक्वेशन जो है बैलेंस हमने करना सीखा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज के तौर पे 3 एग्जाम्पल्स भी जो है वो हमने डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आपने लास्ट का जो लेक्चर है वो सुना भी होगा, उसको आपने पढ़ा भी होगा, बुक से भी डिस्कस किया होगा, देखा होगा और आपने उसकी एग्जाम्पल्स को जो है अपने हाथों से राइट भी किया होगा और कुछ और एग्जाम्पल्स भी ढूंढी होगी आपने उसको अनबैलेंस को बैलेंस करने के सीखने के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसको आप अगली क्लासों में भी डिस्कस करोगे तो अभी से समझना आपके लिए फ़ायदेमंद था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने समझा होगा। अब हम अपना आज का जो है वो लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तमाम बच्चे जो है वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जो है वो बैठें और इस लेक्चर को सुनें। आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की डेफिनेशन में ही तकरीबन सारा टॉपिक जो है वाइंड अप हो जाता है। ये वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इसीलिए आपने इसको कोशिश करना है कि इसको आपने समझने की कोशिश करनी है और अभी ही इसको जो है अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है इसकी हिस्ट्री। क्या मतलब कि ये लॉ किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो पुट किया गया था या दिया गया था एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम लेवाइजर था और डेट क्या है 1785। ये डेट भी बाज़ औक़ात MCQs में पूछी जाती है और ये नाम भी पूछा जाता है और ये मुल्क भी कि किस मुल्क से था, क्या नाम था और किस डेट को दी थी। ये 3 तरह के डिफरेंट MCQs हैं। ये आपने इसी हिसाब से इसको याद करने की कोशिश करना है। उसके बाद डेफिनेशन है, डिफाइन की हेडिंग बनानी है आपने। पहले हेडिंग बनाएगी आप हिस्ट्री की, उसके बाद आपने यह डिस्कवरी की, उसके बाद आपने इसकी डिफाइन की हेडिंग बनानी है दिस लॉ से। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass is neither created nor destroyed but it changes from one form to another। इसका मतलब क्या है? इस लॉ के मुताबिक जो केमिकल रिएक्शन के दौरान मास होता है ना तो वो बनता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है यानी कि ख़त्म होता है, बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बस वो क्या करता है कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। ये इस लॉ में कहा गया था। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैटर है या मैस जो है, मादा जो है, वो ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, जस्ट अपनी शक्ल को तब्दील कर लेता है। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन total mass of product is equal to the total mass of the reactant। अगर हम इसको आम अल्फाज में कहें तो इसका क्या मतलब बनेगा? इसका मतलब बनेगा कि एक रिएक्शन के दौरान, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास जो प्रोडक्ट का होता है वो इक्वल होता है किसके? मास ऑफ रिएक्टेंट के। जिस तरह हमने इक्वेशंस
जो है पढ़ी हुई हैं कि सेंटर में एरो होता है, लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट और राइट पे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो कहता है कि जितना मैस रिएक्टेंट का होता है बिल्कुल उतना ही प्रोडक्ट का होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। बस होता क्या है कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो शेप चेंज करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो क्या है, शेप का। उसके बाद नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, वो जो है आपने उसको रीड कर लेना है, उसको समझ लेना है कि थ्रू द एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में हमने क्या पढ़ना है, वी ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड as a product of the reaction between sodium and silver nitrate solution. The balanced chemical equation for the reaction as follows. तो इसका आपने यूँ करना है कि भी ये जो through the activity 5.3 we observe ये काट देना है, इसको लिखना है कि द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड से स्टार्ट करना है और इक्वेशन के साथ जो AgNO3 प्लस NaCl AgCl प्लस NaNO3 ये इंक्लूड करना है। वी आल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें इक्वेशन में अगर हम गौर करें तो सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन हुआ और बदले में सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना। अब इसमें जो रिएक्टेंट हैं वो आपस में मर्ज हुए हैं, यानी कि पहले सिल्वर नाइट्रेट के साथ था, फिर सिल्वर क्लोराइड के साथ मिल गया और सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ था और वो मिल गया नाइट्रेट के साथ। तो ये एक्सचेंज हुई है, इसकी शेप चेंज हुई है मगर इसकी अमाउंट जो है वो सेम है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये इस चीज़ को रिजेंबल कर रहा है कि जो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन है, ये ऑफ मास है, ये बिल्कुल ठीक है। ये इसको सपोर्ट करता है कि मैटर जो है, जो मादा होता है, वो एक जो रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस शेप चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आसान सा टॉपिक है इसीलिए मैंने इसको इसमें मर्ज कर दिया है, ऐड कर दिया इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन जो है वो एक सिंपल सा टॉपिक है, उसमें इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, इसलिए हमने इसको एक और टॉपिक इसमें ऐड कर दिया है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। ठीक है, पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा है आपने उसको समझना है, समझने के बाद जो है उसको रीड करना है, रीड करने के बाद उसको जो है आपने याद करना है, याद करने के बाद उसको आपने राइट लाजमी करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। 1000 ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, मतलब कि हज़ारों रिएक्शंस जो हैं इस दुनिया में हो रहे हैं हर वक्त तकरीबन। दे आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, ये जो रिएक्शन की है इनकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। हेयर वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप्स, यहाँ पे हम जस्ट 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एडिशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एडिशन है और कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जो इसमें डिस्कस करना है वो क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझने की कोशिश करना है। अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो हैं वो टूट जाते हैं 2 या ज़्यादा सब्सटेंस में, उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल अगर हम इसकी मिसाल ले लें, जैसे एक ईंटों को मिलाकर एक घर बनता है, तो घर जब टूटता है उसको हम तोड़ते हैं तो वो घर एक पूरे का पूरा जो है ईंटों में सिल जाता है और कुछ जो है वो उसमें से रॉ मटेरियल भी निकलता है, जिससे अगर वो मिट्टी से बना है तो मिट्टी निकलेगी, अगर वो जो है सीमेंट या उससे बना हुआ है तो वो भी निकलती है, रेत वगैरह वो भी निकलती है। तो मतलब कि एक लार्ज कंपाउंड टूटकर स्मॉल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। यूजुअली हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आम अल्फाज में या आम औकात क्या होता है कि हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है डीकम्पोजिशन को करने के लिए। किसी भी कंपाउंड को डीकम्पोज करने के लिए हमें ताकत की, हीट की ज़रूरत पड़ती है या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हीट के बगैर जो है कोई भी कंपाउंड डीकम्पोज नहीं हो सकता, ये आप अपने दिमाग में बिठा लो। इसके बाद फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें 2 इक्वेशन नीचे दी हुई हैं। एक में जो है पोटाशियम क्लोरेट और एक में कैल्शियम कार्बोनेट, ये डीकम्पोज हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ हीट।
हीट की मदद से ये डिकम्पोज हो रहा है। इसमें जो है पोटाशियम क्लोरेट हीट की मदद से पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटेगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हीट की मदद से टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस इक्वेशन को आपने हल करने की कोशिश करनी है। और याद भी, अगर आप दोनों एग्जांपल्स नहीं कर सकते, फ़र्ज़ किया, तो आप इसमें से एक इक्वेशन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इस जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इन ऑर्डर टू नाउ अबाउट द नेचर ऑफ केमिकल चेंजेस इन वेरियस रिएक्शन वी नीड टू नाउ अबाउट द चेंज इन एनर्जी सब्सटेंस। कहता है कि अगर हमने ये जानना है कि इस कुदरत के अंदर केमिकल चेंजेस जो हैं किस तरह रिएक्शन, केमिकल चेंजेस जो है किस तरह रिएक्शन के जरिए जो है होती है, हमें उनकी किस तरह ज़रूरत है, उसमें एनर्जी का क्या रोल है, तो ये हमने देखना है इसमें। द एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इज़ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस रिमेन स्टेबल। वो कहता है द एनर्जी ऑफ सब्सटेंस की जो एनर्जी है इज़ अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक ख़ास मकदार एनर्जी की, ड्यू टू विच द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस रिमेन स्टेबल। मतलब क्या, इसका मतलब ये है, हमने कहा है कि जो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन उनमें जो उनकी जो कहते हैं ओरिजिनल जो कंडीशन होती है वो चेंज नहीं होती। जिस तरह लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है कि मैटर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो चेंज नहीं होता, वो जस्ट जो है शेप तब्दील कर लेता है। तो ये बात क्यों है, ये बात इसलिए कि मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, वो सब्सटेंस में जो एनर्जी होती है वो बहुत ख़ास मकदार की होती है, और वो ख़ास मकदार होने की वजह से वो स्टेबल रहता है। डिस्ट्रॉय ना होने की वजह क्या है, उसमें मौजूद एनर्जी, ये लाइन ये बता रही है। ठीक है, अ सब्सटेंस undergoes a chemical change or chemical reaction when its energy is changed। जब उसकी एनर्जी चेंज होगी तब जाके वो केमिकल रिएक्शन शो करेगा या केमिकल चेंजेस शो करेगा। जब तक आप सब्सटेंस की एनर्जी नहीं तोड़ोगे या सब्सटेंस को इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करोगे जितनी कि उसके अंदर है, उससे ज़्यादा नहीं दोगे, तब तक वो नहीं टूटेगा। ठीक है, आगे, द चेंज इन एनर्जी ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस बाई एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट और लाइट। अब ये जो एनर्जी की तब्दीली है ये कब होती है, जब कोई हीट एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी या लाइट जो है एब्जॉर्ब होगी या निकलेगी। ये दोनों में से एक चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक जो है वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन एनर्जी, एनर्जी की चेंजेस की बुनियाद पर केमिकल रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो तरह की रिएक्शंस हैं एनर्जी की बुनियाद पर, एक्सो और एंडो। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को डिस्कस किया। हमने देखा कि मैटर जो है वो ना तो चेंज होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, जस्ट शेप चेंज होती है। और ये किसने दिया था, हमने इसकी हिस्ट्री देखी, किस वो साइंटिस्ट एडवाइज़र का नाम उसको 78 में जो है उसने दिया था, फ्रेंच वो साइंटिस्ट था। उसकी हमने जो है वो क्वेश्चंस देखी, और क्वेश्चन में से जो हम एक भी कर सकते हैं मैंने आपको बताया है। और इसके बाद जो है हमने एनर्जी चेंजेस भी देखी हैं। ये हमने 3 टॉपिक जो है डिस्कस किए हैं, उसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी डिस्कस किया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने समझना है। समझने के बाद इसको आपने जो है वो रीड करना है, रीड करने के बाद आपने इसको राइट करने की कोशिश लाजमी करना है। जब तक आप टॉपिक जो है साइंस का समझने के बाद, रीड करने के बाद राइट नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये, साइंस की जो डायरी है वो टेस्ट की होती है, लेकिन अगर आप रोज़ाना का काम रोज़ाना नहीं करोगे तो आप टेस्ट भी कभी नहीं दे सकते। बेटा कोशिश करो कि टेस्ट जो है वो टेस्ट वाले दिन याद करते हैं आप, लेकिन जो रोज़ का काम है वो रोज़ लाजमी करो। रोज़ का काम रोज़ करने से आपको टेस्ट वाले दिन बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपने इसको याद करना है और याद करने के बाद राइट करना है। वस्सलाम।